चलिए, हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग का कुषाण वंश हो गया था। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे किस वंश के बारे में? गुप्त वंश। किसके बारे में? गुप्त वंश। जिस प्रकार मौर्य वंश एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, गुप्त वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम सिस्टमैटिक तरीका से चलेंगे। जैसा कि हम लोग पास्ट वाला रिमाइंड कर रहे हैं, कुषाण वंश का जो अंतिम शासक बना था, कौन बना था? वासुदेव द्वितीय बने थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि कनिष्क के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण छोटे छोटे सामंत, सामंत मतलब होता है छोटे छोटे राज्य करने वाले राजा, अपने को मगध साम्राज्य से क्या करते गए? धीरे धीरे अलग करते गए। और अलग करते जाने के बाद वो लोग क्या हुआ? स्वतंत्र राजा बन गए। तो इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वंश का जो संस्थापना करने वाले थे वास्तविक ज्ञान नहीं है। ऐसा पता चला है कि यही जो छोटे छोटे राजा थे, आग सामंत जो बने, वो आगे चल के एक वंश बनाए और उस वंश का उन्होंने जो नामकरण किया, उस वंश का नामकरण किया उन्होंने, क्या नामकरण किया? गुप्त वंश किया। कोई पर्टिकुलर राजवंश ने नहीं बनाया इसको। जो मगध पर जैसे कुषाण के बाद छोटे छोटे राजाएं अलग हो गई, वही छोटी छोटी श्रेणियां में टूटने के बाद एक वंश बनाए। तो इसीलिए अगर बोला जाएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है वास्तव में, उसके जो माना जाता है इतिहासकारों का कि ये लोग जो शासन करना प्रारंभ किए थे एज ए सामंत के रूप में, तो आगे चल के अपने एक वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम उन्होंने क्या किया? गुप्त वंश डाला। तो देखो क्या लिखा गया, बोला गया है गुप्त जो साम्राज्य की जो जानकारी मिलती है वो चौथी शताब्दी से शुरू होकर छठी शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में रहा। चौथा सदी से चालू हुआ और छठा सदी के अंत तक गया। तो चौथा सदी, पांचवा सदी, छठा सदी, छठा सदी के अंत, लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग इन लोग का शासन काल 250 से 300 सालों तक रहा होगा। ठीक, दूसरी बात बोला गया है गुप्त साम्राज्य ने, देखो 119 ईसा पूर्व से लेकर के 467 ईसा पूर्व तक, तो देखो हाँ बोलो, हाँ ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं होगा, तो यहाँ ईस्वी लिखा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है, बुक में ये डेट कभी 18 भी रहेगा, 20 भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, इतिहासकार अपने अनुसार डेट देते हैं। तो गुप्त वंश का जो साम्राज्य का वास्तविक डेट जो माना गया है 119 इस 300 300 300 100 नहीं, चौथी सदी है ना, तो चौथी सदी मतलब एक साल आगे चलता है। जैसे अभी आप कौन सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी। आप कैसे बोल रहे हैं 20 चल रहा है? तो 20वां खत्म हो गया और 21वां में हम लोग एंट्री कर गए। ठीक है, तो माना जाता है 319 से लेकर के 467 ईस्वी तक पूरे भारतीय महाद्वीप को कवर कर गए थे लोग। पूरा भारतीय महाद्वीप में, बात नहीं कीजिए, तो कैमरा उधर चल जाएगा। तो बोला गया है कि इन्होंने पूरा भारतीय महाद्वीप को कवर कर गए थे और गुप्त वंश के पहले दो शासक जो माने जाते हैं, अच्छा एक लाइन छूट गया, कवर किए। और गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में दो ऐसे काल आए थे जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। एक काल आया था गुप्त वंश और दूसरा काल आया था मुगल साम्राज्य में, जो काल था शाहजहां का शासन काल। यही वजह था कि शाहजहां ने अपने शासन काल में बहुत सारे निर्माण कराए थे, उसके काम आक्रमण बहुत कम हुए थे। तो इधर इतिहास में प्राचीन भारत में जो स्वर्ण युग जिस काल को माना जाता है, वो किस वंश के काल को माना जाता है? गुप्त वंश के काल को। किस वंश के काल को? गुप्त वंश के काल को माना जाता है। तो इतिहासकारों के अनुसार इस काल के जो पहले जो शासक बने थे, इसमें पहले बने थे श्रीगुप्त और उसके बाद उसका जो बेटा बना था, उसका बेटा का नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। एक घटोत्कच का वर्णन महाभारत में ही मिलता है ना? कान, हाँ हाँ वही हड्डी माता का नाम, अच्छा मम्मी इंग्लिश। जनरली हम लोग जो मम्मी बोलते हैं, आप सुन लो, जनरली मम्मी तो बोलना ही नहीं चाहिए। जनरली अरब देश में मम्मी को बोला जाता है मृत्यु के टीला को, है ना, लेकिन सोचो हम लोग बोलते हैं मृत्यु का टीला।
माता जी बोलिए, माँ बोलिए। तो ये ट्रेडिशनल चला आ रहा है। ठीक है, तो आइए, तो ये जो घटोत्कच उसको नहीं समझिएगा, ठीक है। ये घटोत्कच गुप्त काल वाला घटोत्कच है। तो गुप्त वंश का प्रारंभ में जो स्थापना किया था श्री गुप्त ने, आगे चल के इस वंश को जो आगे बढ़ाया वो कौन बढ़ाया? घटोत्कच। कौन बढ़ाया? घटोत्कच ने बढ़ाया। तो बोला गया है का इतिहास पूरा नहीं मिलता है, मैंने धुंधला इतिहास, कहीं पे हल्का फुल्का इसके बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासकारों में सबसे ज्यादा गुप्त वंश की जो चर्चा मिलती है वो मिलती है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। किसके बारे में? प्रथम। आएंगे आगे। तो इसलिए ऐसा माना जाता है इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक बना वो कौन बना? चंद्रगुप्त। तो इन्हें समझिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, हाँ। अब तो जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ोगे तो कंफ्यूजन तो लगेगा ही लगेगा। तो इसका तोड़े ये ट्रिक्स बताए थे ना, जब भी प्रथम द्वितीय ई लगा रहेगा तो समझ लो उसका आगे पीछे कोई आदमी नाम पहले था। ठीक है, अभी बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय तो जरूर है कि इससे पहले कोई प्रथम रहा होगा। ठीक, इसीलिए याद रखिएगा कि गुप्त वंश का जो साम्राज्य को पूरा फैलाया वो वास्तविक में इसके साम्राज्य का विस्तार करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसीलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम को। वंश तो बना दिया, जैसे एग्जाम्पल हमेशा बनाते हैं, जैसे अभी आपकी नौकरी चाकरी हो नहीं हुई है, हॉबी करेगा, पढ़ रहे हैं तो आपका बाबूजी जमीन खरीद के रख दिए हैं, घर का खाली पिलर खड़ा कर दिए, पैसा ये नहीं बनेगा कैसे घर? तो बोले कि ठीक है मेरा बेटा का नौकरी होगा, तो नौकरी एकदम धकाधक हुआ, एकदम अधिकारी बन गए, पूरा एकदम 2 कट्ठा में बिल्डिंग बना दिए। तो अब क्या हुआ? उस घर बनाने का वास्तविक संस्थापक कौन बने? आप बने। आपके पापा ने क्या थे? जमीन था, लैंड, उस घर बनाने का आवश्यकता था, खाली फाउंडेशन करके छोड़ दिए, क्योंकि पैसा होगा तभी तो किसान लोगों के पास। तो नहीं हुआ, तो अब आप नौकरी चाकरी होगी तो पूरा बना दिए। तो उस घर का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाएगा? आप माने जाइएगा, आपके पिता नहीं माना जाएगा। लॉजिक समझ में आया? ठीक, तो इसीलिए देखोगे घर जो बना रहता है प्लास्टर नहीं किया रहेगा घर में, घर का ढलाई हो जाएगा लेकिन प्लास्टर नहीं होगा। काहे? प्लास्टर करेगा उसका बेटा आकर के, प्लास्टर नौकरी होगा, प्लास्टर करेगा, पुट्टी एकदम पूरा फिनिशिंग उनिशिंग करेगा, तब वो शादी विवाह करेगा। जनरली यही परंपरा चली आ रही है, क्योंकि पहले रहने की व्यवस्था। तो यहां तक कुछ स्टोरी समझ में आया? तो गुप्त वंश का जो साम्राज्य प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम श्रीगुप्त। कौन सा होगा? श्रीगुप्त। तो अगर एग्जाम में बोल दिया गया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो कौन बोलिएगा? श्रीगुप्त को। अगर एग्जाम में बोल दिया कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आप किसको बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो रहेगा वो घटोत्कच का बेटा रहेगा। अभी आएंगे स्टोरी में। ठीक, और संत किसके काल को, किस वंश के काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त वंश के काल को। किस वंश के काल को? गुप्त वंश के काल को। बहुत अच्छा। ये इसके बाद लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के जो ये लोग रहे थे सामंत, पहले बता चुके थे कि कुषाण के यहाँ काम करते थे, कि कुषाण वंश का जहां समाप्त होता है वहीं पर एक वंश नया आता है और उस वंश का जन्म होता है गुप्त वंश। तो ये लोग पहले सामंत रहा करते थे, छोटे छोटे जमींदारी प्रथा ये सब चलाया करते थे। तो बोला गया इन्होंने जो अपने साम्राज्य को फैलाया था कहां से? बिहार के स्थान पर। कहां ये लोग ज्यादा ध्यान दिया? इससे पहले जितने भी राजवंश हुए सबका टारगेट रहता था मगध, और मगध ही न रहता था कि पाटलिपुत्र पर शासन करेंगे। लेकिन ये ऐसा वंश था इन्होंने बिहार को ना प्राथमिकता देकर के किसको प्राथमिकता दिया? उत्तर प्रदेश को। किसको प्राथमिकता दिया? उत्तर प्रदेश को। और इन्होंने अपनी राजधानी जो डिसाइड की वहां कहां डिसाइड की? कौशाम्बी में। कहां डिसाइड की? कौशाम्बी में। और जो मगध पर शासन करता था वो अपना राजधानी कहां डिसाइड करता था? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। पटना कहां स्थित है? किस नदी के संगम पर? गंगा, सोन, गंडक, 3 नदी के संगम पर स्थित है। गंगा, सोन और गंडक के नदी के संगम स्थल पर है पटना स्थित है। ठीक है, तो इन्होंने जो थे गुप्त वंश के शासक, बोला सब शासक पटना में किया है, इस बार हम अपना राजधानी चेंज करेंगे।
तो इसीलिए बोला बिहार तो बहुत डेवलप हो गया, अब यूपी को भी डेवलप करना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने कहां शिफ्ट कर गए, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जाकर अपनी राजधानी बनाई, कौशाम्बी में बनाई। यहां तक समझ में आया। अब आओ देखो, इसके बाद पहले यहाँ जो चार्ट है उस चार्ट को समझ लीजिए, क्योंकि ये चार्ट एक सारांश होता है, पहले बता देते हैं और इसके बारे में क्रमबद्ध तरीका से हम लोग को पढ़ना होता है। तो जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है, गुप्त साम्राज्य, देखो क्या बोला गया, इसका संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। उसके बाद इसका बेटा शासन किया जिसका नाम क्या था, घटोत्कच गुप्त। क्या नाम था, गुप्त। तो ऐसा माना जाता है इन दोनों पूर्ण शासन नहीं थे, माने सामंत के रूप में काम करते थे। जैसे अभी एग्जांपल दिए, बाबूजी जमीन खरीद दिया, पूरा पिलर उलर बना दिया, घर नहीं बनाया तो अधिकारी ने, आप नौकरी चाकरी करके बनाइएगा, बिल्डिंग विल्डिंग बनाइएगा तो आप अधिकारी होइएगा, बनाने का श्रेय। वही वजह था कि इन्होंने तो स्टार्ट किया था लेकिन ये पूरी तरह डेवलप नहीं किया। तो गुप्त वंश को वास्तविक पहचान दिलाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, तो इसको माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या माना जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त जो होता है, इन्होंने एक संवत जारी किया। संवत में समझते हैं ना, कैलेंडर। क्या जारी किया, कैलेंडर। और ये जारी किए कब, 319 ईस्वी के प्रारंभ में। तो आपसे पूछा जाएगा गुप्त संवत कब जारी किया गया, 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं बोलिएगा क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। आओ, इसके बाद अगला जो शासक करेगा वो समुद्रगुप्त करेगा। कौन करेगा, समुद्रगुप्त। और इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है, समुद्रगुप्त। क्योंकि ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जब समुद्रगुप्त शासन किया तो अजय रहा, उसके शासन काल में कोई भी राजा उसको पराजित नहीं कर पाया था। इसीलिए इतिहासकारों ने उसे उपाधि नेपोलियन का, किसका उपाधि दी, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसे और भी उपाधि मिली, जिसे उस उपाधि में एक नाम आता है श्री विक्रम का। क्या नाम आता है उपाधि में, और एक उपाधि मिली थी जिसका उपाधि का नाम आता है प्रांग क्रमांक का। किसका उपाधि आता है, प्रांग क्रमांक उपाधि का। और इसी बीच में समुद्रगुप्त के बाद एक छोटे इसी वंश के शासक हुए जो कम महोदर थे, जिसका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था, तो रामगुप्त ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, इसीलिए इतिहासकारों ने उनका वर्णन नहीं के बराबर किया है। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद जो अगला जो शासक बनेगा गुप्त वंश में, वो बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका हेडलाइन इंट्रोडक्शन आपको दिए थे। यही चंद्रगुप्त द्वितीय था जो शकों को हराया था, और हराने के बाद एक उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था, तो किस गुप्त वंश के शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको मिला था, द्वितीय को। और क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने शकों को हराया था, और हराने के बाद इन्होंने अपने एक उपाधि धारण कर लिया, और उपाधि का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था, ठीक है। और इसी के शासन काल में एक यात्री आएगा, चीनी यात्री, जिसका नाम होगा फाहियान। और ठीक है, कौन आएगा, फाहियान। तो बोला जाएगा कि किसके शासन काल में चीनी यात्री भारत आए थे, तो किसके, द्वितीय। किसके शासन काल में, ठीक है। फाहियान कहां से आया था, चीन से। देखो तो घूमने के लिए आता है, आप लोग भी जाते घूमने के लिए, अभी नहीं जाइएगा, जाते नहीं है, झूठे। नातेरहाट, चीलूल नहीं मिलता है तो झारखंड का, अच्छा नेतरहाट। और ये कौन लोकल में इधर जो पड़ता है, पतरातू डैम। नहीं, कुछ नहीं मिला तो चलो 1 जनवरी के पतरातू डैम से घूम गए। वही जिलेबी घाटी, कोई नहीं आएगा, वहां लिखा हुआ है पतरातू का ऐसे लोगो बना हुआ है, बस वहीं पर सब सेल्फी खिंचाएगा।
वो नहीं देखता नीचे कहाँ है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ तो सीधे नीचे जाएगा। हाँ, अब तो थोड़ा और भी कलर डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, बहुत अच्छा जाएगा घूमने के लिए। घूमने के नहीं जाओगे, पढ़ेगा लिखेगा, पूरा नौकरी चाकरी करेगा तो पूरा फॉरेन स्विट्जरलैंड घूमने चला जाना, अमेरिका घूमने चला जाना, कितना आनंद आएगा। हाँ, दूर दूर जाता है घूमने के लिए। ठीक है, चलो तो विक्रमादित्य की आई पीछे से नहीं बात करो, कितना अच्छा पढ़ा रहे, घूमने चला गए। हाँ, घूमने का भी सब प्लानिंग हो गया। नहीं तो नहीं होना चाहिए। चलो ना, अभी टाइम है, खूब बतिया रहा, कौन इमरजेंसी है। रोहित, आप दोनों के ही बोल रहे हैं। तो विचार किसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? द्वितीय को। किसके शासन काल में फाहियान भारत आया था? द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, इसके बाद इसका अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा कुमार गुप्त प्रथम। कौन बनेगा? प्रथम बनेगा। और उसको भी उपाधि मिला था, उसको मिला था महेंद्रादित्य का। कौन सा उपाधि मिला था? महिंद्रा गाड़ी जानते हैं ना? हाँ, तो महिंद्रा गाड़ी जब घूमिएगा तो समझ जाइएगा कुमार गुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य का उपाधि मिला था। इसी का उसकी के समय में क्या हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना प्रारंभ हुआ था। वही बोला गया, नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक माना जाता है किसके समय में हुआ था? कुमार गुप्त के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय जानते हैं ना? हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, और कहाँ रहेगा? कहा जा रहा है लोग, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में मिलेगा कि कहाँ मिलेगा, दूसरे जगह मिलेगा। तब नालंदा विश्वविद्यालय, ऐ सुनो, विश्व का पहला एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ हॉस्टल की सुविधा मिली थी। यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे। सोचो, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, हर्षवर्धन जब एंट्री करेंगे तब। ऐसा विश्वविद्यालय था, माना जाता है कि इसका खर्चा जो मिलता था 1 रुपया नहीं लेगा था। 500 गांवों से जितनी आमदनी होती थी उसका सारा आमदनी इस विश्वविद्यालय पर खर्च होता था। आप पढ़ने के लिए जाइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे एडमिशन नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, सिखाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास होंगे तब। और माना दुनिया भर का विद्यार्थी पढ़ने आता था, सोचो, इस विद्यालय में, क्योंकि रहना खाना फ्री, सब कुछ भी। और आपका तो बताए ही थे, आप नालंदा के बारे में पढ़ाएंगे विश्वविद्यालय, इसमें पूरा डिटेल से आपको। ठीक है, धैर्य रखिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको माना जाता है? गुप्त प्रथम को। किसको माना जाता है? प्रथम को। उसके बाद इसके बाद अगला जो शासन करने वाले व्यक्ति आएंगे उसका नाम रहेगा स्कंदगुप्त। क्या नाम रहेगा? स्कंदगुप्त। इसने उपाधि धारण की थी क्रमादित्य की। किसका उपाधि धारण की थी? क्रमादित्य। विक्रमादित्य नहीं बोलिएगा, क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसको उपाधि मिला था इसी के समय में हुण लोग आक्रमण किया था। तो हुण लोग के आक्रमण को दबाने में इतिहासकारों का मानना है कि ये अंतिम था, इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं बना, इसी कारण ये गुप्त वंश समाप्त होता है। फिर उसके बाद बनेगा हर्षवर्धन का शासन काल आएगा, पुष्य का शासन काल चालू होगा। तो ये जो देखो एग्जाम में ध्यान से समझो, ये जो चार्ट है इसी चार्ट से लगभग 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। 10 क्वेश्चन यहीं से आएगा परीक्षा में। सोच लो, चार्ट को चार्ट ना समझिए, ये चार्ट को मिलता मार्केट में खाने वाला चार्ट नहीं समझिए, ये वो चार्ट है जो आपका भविष्य को चाट जाएगा। हाँ, भविष्य को दिमाग का तरह चाट जाएगा अगर ना पढ़े तो। ठीक है, तो 1 साउंड 1 स्पीच 1 पावर में बोलिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक, अभी भी साउंड नहीं आया। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। उसके बाद श्री गुप्त, इस वंश का वास्तविक संस्थापक, साउंड नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? प्रथम। ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संमत जारी किया था? कौन सा संमत? कब जारी किए थे? 319 ईस्वी में बोलेंगे, ईसा पूर्व में नहीं, 319 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद
विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, उसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। किसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय में। किस वंश के शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश के शासन को। किस वंश के शासन को? गुप्त वंश के शासन को। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, हुड़ों को आक्रमण को किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। इतना समझ में आया? अब हम सभी का बारे में क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे। ठीक, आइए। तो जैसा कि आपने चार्ट के अनुसार देखा, श्री गुप्त का जो शासन काल माना जाता है वो 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, तो इसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान में रखना है, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से वही लिखा गया है। बोला गया है, प्रभावती गुप्ता ने पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त के उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है। आदि राज का मतलब होता है जो जिस वंश की स्थापना करता है। तो इसका उल्लेख जो किया गया है किस लेख में मिला गया है? ताम्रपत्र में। ताम्रपत्र समझते हैं ना, तांबे के ऊपर लिखा हुआ जो लिखा रहता है। तो इसका उल्लेख श्री गुप्त के बारे में उल्लेख किसे मिलता है? ताम्रपत्र में। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के जो स्थापना करने वाले थे श्री गुप्त ही रहे होंगे, इसीलिए उसे एक टाइटल मिला। क्या टाइटल मिला? आदि राज का। और इनका शासन काल जो माना गया है 280 ईस्वी से तक माना गया है। कब तक माना गया है? और कब से माना गया है? 240 से। लगभग 40 वर्ष का इनका शासन काल माना गया था। इसके बाद इनकी शासन से प्रभावित होकर इतिहासकारों ने बताया कि इन्हें एक उपाधि मिला था। जो कौन सा उपाधि मिला था? महाराज। क्या उपाधि मिला था? महाराज का उपाधि मिला था। और एक इतिहासकार थे विद्वान जिसका नाम था इत सिंह। क्या नाम था? इत सिंह के अनुसार श्री गुप्त में मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था और उस मंदिर के लिए जो भी खर्चा हुआ करता था वो 24 गांव से जितने आमदनी हुआ करते थे उसी से। ठीक, तो ये जो होता था मंदिर, देखो ये बनाने की जो परंपरा चालू की बहुत बहुत जबरदस्त थी। क्यों था? अब इसका थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये मंदिर जो बना इसके आमदनी कहां से मिलता था? 24 गांव के दान से। तो देखो आज भी है। आप लोग जानते होंगे कि पटना में एक महावीर मंदिर है। कहां मिलेगा? कभी भी पटना जाने का आपको मौका मिला तो पटना जंक्शन से जैसे बाहर निकलियोगे वहां पर महावीर मंदिर मिलेगा। उस महावीर मंदिर से ट्रस्ट बना हुआ है। उस मंदिर में जितने भी पैसे मिलते हैं, जितने भी देते हैं, उससे संस्थान चलते हैं। कैंसर संस्थान, इंदिरा गांधी कैंसर संस्थान। उस संस्थान में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। उसी पैसा से अभी अयोध्या में जो भी तीर्थयात्री जाते हैं घूमने के लिए वहां पर उसको खाने की फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा चलती है। तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जाएगा अब अभी अंकोर वाट में। ठीक है, कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में है। उससे भी बड़ा विश्व मंदिर बनेगा पटना में बनेगा, हाजीपुर में बनेगा। और उसके बनाने का श्रेय जाने वाला है महावीर मंदिर ट्रस्ट को। तो ये जो संस्थान जो बनाया गया ट्रस्ट, वहां जाओगे ना कभी भी प्रसाद लोगे तो सबका टोकन मिलेगा। 1 रुपया कोई आपसे नहीं मांगेगा। जैसे और भी मंदिर में जाओगे पंडित ये मांगता है ये मांगता है, वहां कुछ भी नहीं। एकदम नॉल्डी जाओगे तो कुछ भी, जो करना है दान में ट्रस्ट बेटी रहेगा, कुछ नहीं, अपने से कीजिए। पंडित वहां सारा रहेगा, प्रसाद भी रहेगा जो जेन्युइन रहेगा। प्रसाद का चार्ज प्योर शुद्ध मिलेगा आपको, और वो टोकन का थ्रू मिलता है और पैसा मिलेगा। और जितने भी पैसा कलेक्शन होगा वहां कोई नहीं होगा, वो सारा ट्रस्ट में आता है। जो महावीर कैंसर संस्थान जो चलता है वो वहां पर इलाज फ्री चलता है गरीबों। कोई भी इंडिया का आदमी जाएगा फ्री ट्रीटमेंट पटना में बनता है वहां पर। तो ये अच्छी। तो अभी क्या हो रहा, बहुत सारे ट्रस्ट देखो अभी उसी का नाम है, अभी मॉडर्न टाइम में उसी का नाम आप लोग जानते होंगे, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? एनजीओ का मतलब होता है बहुत सारे ट्रस्ट बना लेते हैं और सरकार के द्वारा फंड मिलता है। और ये फंड किसको मिलता है? गरीबी असहाय को सहायता के लिए या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है अभी इंडिया में।
क्योंकि इस फंड का पैसा भारत से ही नहीं मिलता, विदेश से भी आता है। इसका मिसयूज होता है और कम यूज करता है, अपने प्रॉपर्टी ज्यादा बना लेता है। ठीक है, तो ऐसी थी। तो इस जो परंपरा जो चालू करने वाले थे, तो इन्होंने स्टार्ट की कि इन्होंने जो मंदिर की परंपरा चालू की, इस मंदिर से देखो कि जितना भी आएगा क्या बोला, ऐसा खर्च किसी से नहीं लिया जाएगा। जितने भी आमदनी होंगे कहां से बसोरेंगे ये लोग, 24 गांव से जितने भी आमदनी होंगे, मैंने धान चावल गेहूं जो भी मिलता है उसको क्या किया जाता है, दान दिया जाता है। और ये परंपरा आज भी चली आएगी। अगर आप गांव में रहते हैं, देखोगे अगर आपके घर में पुजारी या पंडित जाते होंगे तो उसको जो भी आपका होता था गांव से, आलू धान चावल सीजनली वो देते, उसे पैसा आपसे नहीं लेता है वो। अभी कोई भी पूजा पाठ करवाएंगे तो नहीं लेगा पैसा जनरली। क्यों? क्योंकि उसको जो भी आमदनी किसान से होता है वही दे देता है उसको। ठीक है, तो वो परंपरा उस समय से चली आ रही है। तो समझ में आई थोड़ी सी बात। तो ये गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता था? श्री गुप्त को। किसको माना जाता था? श्री गुप्त को। इसका शासनकाल कब से कब तक? 40 ईस्वी से 80 ईस्वी तक। फिर इसका उल्लेख किसे मिलता है? ताम्रपत्र में। फिर इसके बाद एक विद्वान जो थे इत सिंह के अनुसार, श्री गुप्त जो होता था मंदिर बनवाया था, उसका पैसा कहां से आता था? गांव के दान से आता था। ठीक है, ये था श्री गुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद आगे चल के जो शासन करेगा इसका पुत्र करेगा, और इसके पुत्र का नाम क्या था? बोल नहीं रहा, क्या नाम था? घटोत्कच। इसका शासनकाल कब से कब तक? 280 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी तक। तो बोला गया है लगभग 280 ईस्वी में श्री गुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी क्या किया? बनाया। और घटोत्कच को भी एक उपाधि मिला। क्या मिला? महाराज। आप लोगों को कौन सा उपाधि मिला है? फर्जरी का। आप लोगों को भी तो उपाधि मिला है ना, फर्जरी। फर्जरी पढ़ता लिखता नहीं, फर्जरी उपाधि टैगलाइन। ठीक, तो वहां महाराज का उपाधि मिला था, तो आप लोग फर्जरी का उपाधि धारण किए हुए हैं। ठीक, आप देखो बोला गया है प्रभावती गुप्ता ने पूना और रिद्धिपुर ताम्र अभिलेख में भी घटोत्कच के बारे में वर्णन किया है, जिसमें बताया गया है इस वंश का प्रथम शासक को निर्माण किया, उसके बाद प्रथम शासक बना। कौन बना? घटोत्कच बना। ठीक, इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी रखना है। इसके बाद जिनको जो जानकारी रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम। यहां से ही आपको पढ़ाई करना है ज्यादा अच्छा तरीका से। तो इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 319 ईस्वी से लेकर के 300 ईसा पूर्व की ईस्वी। हम सोचे ईसा पूर्व बोल रहे हैं, कहा है लोग। ठीक, 300 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। तो बस यहीं तक, अगली कक्षा से चलेगा चंद्रगुप्त का वास्तविक संस्थापक और चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पूरा कार्यक्रम। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आई होगी। धन्यवाद।